कौन सी क्रांति भारत की पहली क्रांति बनी थी? ऐसी कौन सी क्रांति है जिसे विद्रोह कहा गया था? और ऐसी कौन सी क्रांति है जिसे भारत में स्वतंत्रता की परिकाष्ठा लिखी अंग्रेजों के खिलाफ? और अंग्रेज लोग समझ गए थे कि अब काबू पाना मुश्किल होगा और उन्होंने उस विद्रोह को दबाया। और उनके बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने ये लिखा था कि ये जो क्रांति है, ये जो विद्रोह था, एक मामूली सा सैनिक विद्रोह था। आज कौन सी क्रांति के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं? तो वेलकम बैक टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है और वेलकम है। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे अपने घर पे। और आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो हमारे यहाँ पे यानी कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे इतिहासकारों ने जो माना है, जो हिंदुस्तान के इतिहासकार थे उन्होंने जो माना है वो ये है कि ये जो क्रांति थी वो भारत में संग्राम लाने का इसने कार्य किया। बहुत सारे ऐसे हमारे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने उससे प्रेरणा लेके, सुभाष चंद्र बोस हो गए हमारे, और हमारे हरदयाल सिंह जी हो गए जिन्होंने अमेरिका में किसका गठन किया था? गदर पार्टी का निर्माण किया था, इनकी गदर पार्टी का गठन किया था। आज उन्हीं सब के ऊपर जिसने आज हमारे यहाँ पे क्रांति की जो परिकाष्ठा को लिखा था, आज हम उस क्रांति की बात करते हैं। तो क्रांति कौन सी है? 1857 की क्रांति के ऊपर आज हम लोग डिस्कस कर। क्रांति 1857 की की क्रांति है। तो 1857 की क्रांति हम पढ़ने से पहले इसके जो ये क्रांति हुई थी उसके हम कारण के ऊपर डिस्कस करते हैं। इनके कारण को हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से कारण है। तो सामाजिक कारण हो गया पहला हमारा। कौन सा कारण हो गया? सामाजिक कारण हो गया पहला कारण। सेकंड हमारा हो जाएगा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। और फिर हमारा तीसरा हो जाएगा राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण। और चौथा हो जाएगा हमारा प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण। इतने हमारे कारण हो जाएंगे किसके ऊपर? हमारे 1857 की क्रांति के ऊपर। हमारे इतने के हमारे ये कारण हो जाएंगे। हमारे कारण होंगे सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और प्रशासनिक कारण। ये हमारे चार क्या हो जाएंगे? ये हमारे चार कारण हो जाएंगे। अब इन चार कारणों को जानने से पहले या समझने से पहले एक बार हम लोग ये देखते हैं कि ये हमारा हिंदुस्तान हो गया। ये हमारा जो हिंदुस्तान हो गया, तो हम बात करते हैं अपनी 1600 ईस्वी की। 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? 1600 ईस्वी में कुछ कंपनियां आई थी भारत के अंदर व्यापार करने के पर्पस से, वो कंपनी आई थी। और 1600 ईस्वी में विक्टोरिया के थ्रू एक कंपनी आई थी, BIEC यानी कि ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आके प्रवेश करती है। और 1600 में जो उसका मकसद होता है, उसका मकसद जो होता है वो सिर्फ यहाँ पे भारत के अंदर व्यापार करने का उसका मकसद होता है, और कोई मकसद नहीं होता। और वो उसी मकसद से अपने आगे बढ़ रही होती है कि वो व्यापार कर रही होती है हिंदुस्तान के अंदर। वो व्यापार करती है हिंदुस्तान के अंदर। जब वो व्यापार करती है तो क्या काम होता है? 1757 में हमारे यहाँ पे प्लासी का युद्ध होता है। जो हम मंगल पांडे वाले यानी कि हम जो अपनी ये जो 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, इस वाले क्रांति के अंदर हम लोग अपने पूरे हिस्ट्री के जो भी तक हमने टॉपिक पढ़े उन टॉपिकों के ऊपर हमारा डिस्कस हो जाएगा। और वो टॉपिक एक तरीके से मान लीजिएगा आपका रिवीजन हो जाएगा। और इसी के तहत हम लोग थोड़े थोड़े आगे बढ़ेंगे। और 1700 क्रांति 1857 की जो क्रांति है उसे मेनली हम एक किसकी तरह, कहानी की तरह याद करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो कभी भी याद करने की तो चीज है ही नहीं। उसे सिर्फ एक स्टोरी की तरह याद करिए और जो सन इंपॉर्टेंट होती हैं उनको अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है। तो 1600 ईस्वी में क्या होता है? 1600 ईस्वी में अंग्रेज लोग आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं? यहाँ पे व्यापार करने के लिए आते हैं। और उनका मकसद भी व्यापार का होता है और वो करते भी व्यापार ही हैं। अपनी अहम यानी कि वो अपनी जो उनका जो अंदर का ये इंसान होता है वो अभी तक इन्होंने भारतीयों को दिखाया नहीं है। वो सिर्फ व्यापार कर रहे हैं और व्यापार के पर्पज से ही हमारे नवाब लोगों से, हमारे से शहंशाहों से, इन सब से मुलाकात करते हैं। और उसके बाद इनकी स्टोरी जो होता है वो स्टार्ट हो जाती है। तो 1600 ईस्वी में आ गए हैं भैया, आ गए हैं, व्यापार करना इन्होंने स्टार्ट किया है। और 1757 में क्या हुआ है? प्लासी का युद्ध हो गया है जी। प्लासी का युद्ध हो गया है।
इस प्लासी के युद्ध में इन्होंने अहम भूमिका निभा दी। किस चीज की अहम भूमिका निभा दी? हमारे भारत के अंदर राजनीति करने की अहम भूमिका निभा देते हैं। भारत के अंदर अहम भूमिका निभा दी 1757 में राजनीति करने की, और इस पे जो ठप्पा यानी कि इस पे जो मोहर लगी है, वो मोहर लगी है बक्सर के युद्ध से। यानी कि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, उससे ये प्रूफ हो जाता है कि अंग्रेज लोग पूरी तरीके से भारत पे इनका कब्जा हो जाता है। यानी कि ये वेस्ट बंगाल को एक, यानी कि यहाँ पे जो हमारी वेस्ट बंगाल है, यानी कि बंगाल जो था वहां पे एक स्टेट मान लो, इनका पूरा शासन व्यवस्था स्टार्ट हो जाती है, कंट्रोल करना इनका स्टार्ट हो जाता है। कुछ राजनीतिक कारण भी है। अगर हम पुराने पहलुओं को अपने देखते हैं कि हमारी हिस्ट्री है, एक जो हमारे राज्य होते हैं यानी कि स्टेट होते हैं, अब हम स्टेट बोलते हैं, तो राज्य का अपना नहीं देख रहे थे। यानी कि मराठा है, सिख है, राजपूत है, इन सब लोगों में क्या था, और ये मुगल थे। तो इससे पहले हमारे यहाँ मुगल थे, जो मुगलों ने हम पे राज किया था। अब उसके बाद अंग्रेज आ गए, लेकिन एक हिस्ट्री ये बताती है कि ये लोग आपस में ही एकजुट नहीं थे। इनकी जो मानसिकता थी वो अलग अलग मानसिकता थी। उस तौर पे हम लोग देखते हैं, और हमारी हिस्ट्री रही है कि जो शासन होता है, जो सिंहासन होता है, उसके लिए तो हमारी हिस्ट्री रही है कि बाप और बेटे में भी लड़ाइयां होती हैं। किसके लिए? सिंहासन के लिए। तो उस चीज का ये लोग अंग्रेज लोग बहुत ही फायदा उठाते हैं। पहले तो भैया 1600 ये क्या होता है, ये व्यापार के पर्पज से आते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी मंशा नहीं दिखाई थी। पहले तो ये यहाँ तक क्या था, ये व्यापार तक ही सीमित रहते हैं। क्या रहते हैं? व्यापार, व्यापार तक ही सीमित रहते हैं, व्यापार ही करते हैं। और ये जो ये एरिया जो होता है ना, ये जो एरिया होता है पूरा साउथ का लेके इधर वाले एरिया में, सूरत से लेके मुसलीपट्टनम से लेके इन सब में ये अपनी व्यापारिक पोस्टें स्थापित कर लेते हैं। जब ये बंगाल में अपना कब्जा कर लेते हैं, तब इनकी जो अंदर की जो मनसा होती है ना, जो अंदर का जो इंसान होता है, वो एकदम से आ जाता है कि नहीं भाई। फिर इन्होंने क्या काम करा, फिर इन्होंने हिंदुस्तान को लूटना शुरू कर दिया। जो इनकी इमेज थी, जो ओरिजिनल इमेज थी, अब तक तो कैसी इमेज पे थे, अब तक थे ये डुप्लीकेट इमेज पे थे। अब जो इनकी ओरिजिनल इमेज होती है ना, वो उठ के सामने आ जाती है। क्या काम करते हैं भैया? लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। तो जो 1857 की जो क्रांति होती है ना, वो जो क्रांति है, देखो 1757 यानी कि 1757 से लेके 1857, इनके बीच में 100 साल यानी कि 100 सदी निकल जाती है। झांसी के युद्ध से ये निर्णय हो चुका था कि अंग्रेज लोग क्या काम करेंगे, राजनीति में पार्टिसिपेट करेंगे, और ये जो उनका बम्ब था वो बढ़ता जा रहा था। यानी आम जनता, इन्होंने जो है ना राजनीति में आ गए, बंगाल में इन्होंने कब्जा कर लिया। तो आम जनता यानी कि इन्होंने सामाजिक तरीके से, सामाजिक में, हमारे धर्म में, हमारी राजनीति में, हमारे किसानों को, हमारे बादशाहों को, नवाबों को, इन्होंने बहुत बुरी तरीके से इन्होंने क्या काम करा था, उन्हें भर दिया था। यानी कि अंदर तक वो इतने भर चुके थे कि बस वो अपनी बात को बाहर निकालने का एक चांस देख रहे थे, ये चांस देख रहे थे, और हर चीज में इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, जो हिंदुस्तानियों को नागवार गुजरा। इन्होंने धर्म पे भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। इन्होंने क्या काम करा था, इनके जब सैनिक की टुकड़ियों में हम लोग भारतीय बढ़ते थे, तो हमारे धर्म के आधार पर भेदभाव करना, और रंग भेद के आधार पर भी इन्होंने भेदभाव शुरू कर दिया था। तो हम सबसे पहले अपना ये देखते हैं कि हमारा जो सामाजिक कारण है, यानी कि सामाजिक हमारा क्या कारण था जो 1857 की क्रांति का इतना उग्र रूप हुआ। तो सामाजिक कारण हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमारा सामाजिक कारण क्या था, आर्थिक, यानी कि 1857 की क्रांति के पीछे हमारे सामाजिक कारण क्या थे। कारण में सबसे पहले हमारा सती प्रथा का अंत था। ये भी हमारे समाज से ही जुड़ा हुआ एक पहलू था कि सती प्रथा का अंत इन्होंने कर दिया था, और राजा राम मोहन राय ने इनको बहुत ही सपोर्ट किया था। सती प्रथा का अंत कर रहे थे अंग्रेज, और राजा राम मोहन राय इन्हें सपोर्ट कर रहे थे। में क्या था, सती प्रथा का अंत है 1829 में। एक हमारा सामाजिक कारण ये हो गया। बाल विवाह पर इन्होंने क्या काम कर दिया था, पर यानी कि बाल विवाह पर इन्होंने रोक लगा दी थी, यानी कि बाल विवाह पर रोक थी। फिर इन्होंने पुनर्विवाह स्टार्ट करवाया। हिंदुओं में क्या था, हिंदुओं में पुनर्विवाह, हिंदुओं में पुनर्विवाह अधिनियम में हिंदुओं का के आधार पर भेदभाव,
ये तो अगर हम देखते हैं कि हमारे सामाजिक कारण क्या थे, तो हमारे जो सामाजिक कारण है वो हमारे सामाजिक कारण थे। भाई सती प्रथा 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाती थी। सती प्रथा ये थी कि कोई भी इंसान यानी कि कोई भी, पहले क्या था कि पहले छोटी सी लड़कियों की जो शादी है वो बड़े बूढ़े लोगों के साथ कर दी जाती थी। जो बुढ़े लोग होते थे उनके साथ में, भाई जवान भी नहीं कह सकते, बच्चियों की शादी ये लोग, हम लोग जो थे, हम ये लोग क्यों कहें, हम लोग जो थे वो बड़ी बूढ़ों के साथ होती थी। और क्या होता था कि भैया बड़ा बूढ़ा तो खिसक लिए, अपने आराम से निकल लिए, उसके साथ में उसकी पत्नी को बैठाएंगे और शादी कर देंगे। तो इस सब चीजों पे किसने रोक लगाई? 1829 में अंग्रेजों ने बिल्कुल कैंसिल कर दिया। इनके अंदर आक्रोश हो गया, भैया ऐसे कैसे कर रहे हो तुम, ये काम ऐसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, फिर है बाल विवाह पर रोक लगा दी। बाल विवाह यानी कि बच्चों बच्चों की आपस में क्या होती थी, शादियां तय हो जाती थी उस टाइम पे। उस टाइम की बात कर रहे हैं, आज तो कहाँ शादियां ऐसे करते हैं। बाल विवाह पर इन्होंने रोक लगा दी थी। फिर उन्होंने हिंदुओं में विधवा जो होती थी वो या तो सती हो जाती थी, मोस्टली सती होती थी, विधवा रहती कहाँ थी, पहले रहती ही नहीं थी, तो सती हो जाती थी। उस पर भी इन्होंने क्या यानी कि उन विधवाओं का क्या भी काम करा अंग्रेजों ने, पुनर्विवाह करवा दिया गया। 1856 में ये अधिनियम हिंदुओं के ऊपर लागू कर दिया गया। अच्छा जी, फिर इन्होंने क्या काम करा, नस्ल के आधार पर भेदभाव करे। अब ये नस्ल के आधार पर भेदभाव क्या होते हैं? नस्ल के आधार पर भेदभाव होता है, तू तो जाट है, तू चम्हार है, तू भंगी है, तू तो कंजड़ है। ये थी उस टाइम पे नस्ल के आधार पर भेदभाव, यानी कि इन कैटेगरीज में इन्होंने बांट के इनके आधार पर इन्होंने भेदभाव करने स्टार्ट कर दिए। तो एक पहलू अगर हम देखते हैं 1857 की क्रांति का पहलू देखते हैं, और जो 1857 के मेन पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चंस में आते हैं, लेकिन डीप नॉलेज होगी जब भी आप शॉर्ट यानी कि टिक मार्क क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। और आज के क्वेश्चंस का जो ट्रेंड चल गया है वो ये चल गया है कि आपको डीप नॉलेज रखनी पड़ेगी, तभी आप छोटे छोटे से क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लोगे। तो हमारी कोशिश यही रहती है, यानी कि ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छे से डीप नॉलेज दी जाए। तो ये 1857 की क्रांति के हमारे सामाजिक कारण होते हैं। ठीक है, ये हमारे सामाजिक कारण है। दूसरा हमारा आर्थिक कारण जो है, और भी है हमारे आर्थिक कारण है, लेकिन सामाजिक कारण क्या थे कि 1813 में एक एक्ट पास हुआ था जिसपे ईसाई मिशनरियों को ये आदेश दे दिया गया था। यानी कि देखो 1813 में एक अधिनियम पारित हुआ जहाँ पे ईसाई मिशनरियों को आदेश दे दिया गया कि आप धर्म परिवर्तन कराइए। यानी कि अंग्रेज लोग क्या काम कर रहे थे, धर्म का परिवर्तन भी करा रहे थे कि आप धर्म परिवर्तन, ईसाई कमिश्नरी, ठीक है, कमिश। अब देखो ईसाई कमिश्नरी का एक जीता जागता हम लोग उदाहरण आज भी देखते हैं। हमारे यहाँ पे बोर्ड होते हैं, हमारे यहाँ पे यूपी बोर्ड है, हमारे यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड है, और हमारे यहाँ पे आईसीआई बोर्ड है। ठीक है, जिसमें आईसीआईसी बोर्ड में क्या होता है कि यहाँ पे मिशनरीज की काम कर रही होती है, यानी कि क्रिश्चनरीज स्कूल है आज भी हमारे यहाँ पे। और आज हम लोगों की जो मेंटलिटी है वो है, यार आईसीआईसी बोर्ड में जो बच्चा पढ़ रहा है ना, वो कंपटीशन बहुत अच्छे से क्रैक कर जाएगा। ये आज हम लोगों की जो है एक अच्छी सी मेंटलिटी हो चुकी है। लेकिन अगर हम अपने यूपी बोर्ड को देखते हैं, हम अपने स्टेट के बोर्डों को देखते हैं, तो बहुत ही टफ थे उस टाइम की। अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो उस टाइम पे जो हमारे बोर्ड थे, बोर्ड था ना, वो बहुत आज भी टफ है और पहले भी टफ था, और हमारे टाइम पे तो बहुत ही टफ था। ठीक है, तो वो वाली बात नहीं है। तो ये जो ईसाई मिशनरी थी, इनको आदेश दे दिए गए थे। क्या आदेश दे दिए गए थे कि भैया जाओ आप लोग धर्म परिवर्तन कराओ। अच्छा, धर्म परिवर्तन कराओ तो करो, ये हमारे धर्म को गालियां और देते थे। भाई उस टाइम पे ये हमारे धर्म को गालियां देते थे। भाई गालियां क्यों दे रहे हो यार, तुम्हारा धर्म ठीक है, हमारा धर्म भी तो ठीक है ना, हम अपने धर्म में, तुम अपने धर्म में हो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये उस टाइम पे क्या काम करते थे, आपका धर्म ऐसे, आपके धर्म तो वो है, इस तरीके की बातें भी चलती रहती थी, जिससे आक्रोश हो रहा था। यानी कि आम, भाई उस टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, किस टाइम की, हिस्ट्री में 2000 से नहीं, 1800 शताब्दी की बात कर रहे हैं, उस टाइम की। उस टाइम पे धर्म को लेके कितनी बड़ी बड़ी बातें होती थी उस टाइम पे, ये लोग ये काम कर रहे थे। ऑब्वियसली आक्रोश बढ़ेगा, बट बढ़ेगा भी तो। लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक प्रथा थी, अतिथि देवो भवो, उस देवो भवो के चक्कर में ना ये आज भी फंस गए, यानी अंग्रेज लोगों को बुलावा दे दिया। 1817 क्रांति, यानी कि ईसाई कमिश्नरी आ गई, ईसाई कमिश्नरी आ गई तो भैया आ गई तो आ गई, अब झेल। एक और यानी कि बैले जली की संधि, देखो एक संधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, संधियां जो पूछ ली जाती है, हम लोग बैले जली की संधि, ऐसे हम पूरे तरीके से नाम करेंगे, बैले जली की संधि। और ये किसने
करवाई थी लॉर्ड बैलेजली, उन्हीं के नाम से थी बैलेजली की संधि। ये बाद में 1798 में बैलेजली की संधि, ठीक है, बैलेजली की संधि आती है। बैलेजली की संधि, ये बैलेजली की संधि क्या है, बैलेजली लॉर्ड बैलेजली के थ्रू आई थी 1798 में। अच्छा, ये 1798 में बैलेजली की जो संधि है बहुत पूछी जाती है, आप लोग इसे रट लेना, और ये वीडियो देख के तो आपको रट ही लेनी चाहिए। बैलेजली की संधि 1798 में, इसका पर्पस क्या था, बैलेजली की संधि ये पर्पस था कि भाई जो नवाब होते हैं ना, बादशाह लोग होते हैं, तो जो अंग्रेज लोग थे ना, अंग्रेज लोग आए थे कहाँ पे, व्यापार करने के लिए आए थे, और इन्होंने बंगाल में अपनी कोस्टियां स्थापित करके बंगाल को अपना गढ़ बना लिया था। वो लोग जो थे ना, उन्होंने क्या काम करा था, हमारे नवाब हैं, हमारे राजा हैं, हमारे बादशाह हैं, इन लोगों को अपनी प्रोटेक्शंस देना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि प्रोटेक्शंस कैसी, कि अंग्रेज की सेना होगी, अब यहाँ पे दिमाग देखना, अंग्रेज लोगों की सेना होगी, उसका खर्चा, उसका भार जो उठाएंगे वो कौन उठाएंगे, हिंदुस्तानी उठाएंगे। उस सेना में कौन भर्ती होगा, हिंदुस्तानी भर्ती होंगे। उस सेना कहाँ पे रहेगी, हिंदुस्तान में रहेगी, और उसका भार कौन उठाएगा, हिंदुस्तानी उठाएंगे। और वो सेना होगी क्यों, वो सेना इसलिए होगी कि अगर आप पे आकस्मिक रूप से कोई और राजा आक्रमण करता है, तो ये जो सेना बैलेजली की जो सहायक संधि है, बैलेजली की सहायक संधि, तो ये जो सेना है ना, ये जो बैलेजली की सहायक संधि, ये सेना आपको प्रोटेक्शंस देगी। अब देखो यहाँ पे भी अंग्रेज लोगों ने अपना दिमाग लगा दिया, सेना में भर्ती हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान की फौज में, इसमें हिंदुस्तानी फौज कहाँ है, हिंदुस्तान के राजा में। क्यों है, क्योंकि वो दूसरा राजा इस पे आक्रमण न कर दे, तो ये क्या काम करेंगे, प्रोटेक्शन देंगी। इसके प्रोटेक्शन का भार कौन उठाएगा, हिंदुस्तान का राजा उठाएगा। इसका मेन मुखिया कौन रहेगा, अंग्रेज का लॉर्ड रहेगा, यानी कि लॉर्ड बैलेजली, इन्होंने बनाई तो ये लोग रहेंगे। यहाँ पे भी इनका दिमाग है कि कंपनी इनका जो खर्चा है वो राजा से करवाएगी और उसका खर्चा खुद लेगी, इनका अपना दिमाग हो गया। अच्छा, अगर हम व्यापारिक तौर पे देखते हैं कि व्यापारिक तौर पे इनसे व्यापारी क्यों परेशान था, अगर हम देखो ये आते हैं ना, ये तो हमारे सामाजिक कारण हो गए। हम आर्थिक कारण पे आएंगे ना, तो आर्थिक कारण जो थे 1857 की क्रांति के क्यों थे, यानी कि इन सारे कारणों को मिला के जो आक्रोश बढ़ रहा था, अगर लैंग्वेज में बोले कि जो बम्ब हो रहा था ना, वो फटने को तैयार हो चुका था। भाई आर्थिक कारण ये थे कि इन्होंने हमारे बनाए हुए सामान पे तो टैक्स लगा दिया था। हमारा जो घर का सामान था, हथकरघा था, हम कपड़े बना रहे थे, हम रस्सियां बट रहे थे, अपने किससे रस्सियां बट रहे थे, हम लोग बटसन से जो हमारी रस्सियां बटी जाती है, जो प्योर एकदम जैसे कहते हैं ना प्योरिटी वाला माल है, उस पे तो आपने रोक लगा दी, टैक्स लगा दिया, उसे भारी भरकम कर दिया, जिससे लोग आम जनता उसे खरीद ना सके। और अपना माल सिंथेटिक जिसे कहते हैं और मशीनों के द्वारा बनाए गए माल पे इन्होंने छूट दे दी, और वो सस्ते में था। तो देखो यहाँ से व्यापारी के जो लोग थे वो क्यों परेशान थे, क्योंकि उनके माल पे टैक्स हो रहा था, उनसे ज्यादा वसूला जा रहा था, और उनको जो माल था उन्हें महंगा करना पड़ा था, उनका व्यापार यानी कि उनका बाजार में भी नहीं बिक रहा था। और इनका जो था वो कच्चा माल तो हमसे खरीद रहे थे, हमसे ही कच्चा माल ले रहे हैं सस्ते दामों पे, उस माल को अपने यहाँ प्रोसीजर में ला के मशीनों में डाल के हमारे यहाँ लेके आ रहे हैं और हमें ही बेच रहे हैं। तो व्यापारियों पे दुगनी मार पड़ रही थी, इसलिए व्यापारिक वर्ग भी इनसे घना परेशान हो चुका था। और इसमें भी इनका दिमाग देखो कि कच्चा माल सस्ते में लेंगे, उसे अपने यहाँ ले जाएंगे और फिर वहां से बना के लेके आएंगे, और उससे अधिक जितने में इन्होंने लिया नहीं है उससे अधिक मूल्य पे लेके अधिक दाम में हमें ही, भैया हमारे ही माल को हमें ही बेच रहे हो ज्यादा पैसे में, ये इनका दिमाग था। तो आर्थिक कारण थे, इसकी वजह से इनसे व्यापारिक लोग घना ज्यादा परेशान हो गया था। धार्मिक कारण मैंने आपको बता दिया, मिशनरी जो लोग थे, मिशनरी भी लोग इनसे घने परेशान थे। अब 1798 में इन्होंने प्रथा चला दी थी सहायक संधि, अपने ही लोग उसमें भर दिए थे। अब देखो दिमाग देखो यार, हमारा इंडिया देखो भाई देखो, जब हम भी हिस्ट्री पढ़ते ना तो एकदम से क्या होता है, सुन सा माहौल पड़ जाता है यार। बताओ अपने इंडिया लोग देखो यहाँ बैठे हैं, ये बंगाल में बैठे पड़े हैं, ये बैठे, और ये पूरा एरिया इनके कब्जे में आता जा रहा है। देखो पूरा सूरत में भी फैक्ट्री स्थापित कर दी, आ रहा है भैया, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये आ गया एरिया इनके कब्जे में, पूरा एरिया आ रहा है। और देखो यहाँ का नवाब यानी यहाँ के हर शासक पे इन्होंने अपनी फौज भेजी, किसके थ्रू भेजी,
बेले जली संधि के दिनों अपनी फौज भेजी है, सबके पास भेज दी, सब राजा इनसे सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं। अब वो दिमाग तो लगा नहीं रहे कि भैया अगर ये पूरे तरीके से कब्जा करेंगे तो पूरा तो कब्जा इनके हाथ में ही चला जाएगा। तो सबसे पहले हमसे गलती यहाँ पे हुई थी, ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज और किसी के लिए आप लोग कमेंट्स करो मुझे। हमारे राजनीतिक कारण क्या थे, ठीक है। हमारे राजनैतिक कारण, ठीक है, राजनीतिक कारण क्या थे हमारे, ये हम लोग देख लेते हैं। राजनीतिक कारण को देखने से पहले हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि जो डलहौजी थे, इनकी लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने काम तो बहुत अच्छे किए थे। देखो हमारे यहाँ रेलवे का विकास हुआ था, पोस्ट ऑफिस का विकास हुआ था, हमारे यहाँ पे टेलीफोन संचार का विकास हुआ था, हमारे यहाँ रोड बनी थी। देखो अंग्रेजों ने अपना फायदा करा था, उस फायदे को कहीं ना कहीं हम लोगों को भी भैया फायदा हो गया। मेनली वो कर अपने फायदे के लिए रहे थे कि भैया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोड तो होनी चाहिए, कोई एक सूचना को दूसरे स्टेट तक पहुंचाने के लिए कोई तो संसाधन होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने अपना फायदा देखा, पर उस फायदे में भी हम लोगों का फायदा, में ना हम लोगों का भी कहीं ना कहीं फायदा हो रहा था। अब देखते हैं, देखो हम लोग, ये क्या है हमारा डलहौजी, ठीक है, डलहौजी, ये हमारे डलहौजी है। डलहौजी ने क्या काम करा था, गोद लेने की जो प्रथा थी ना उसे बंद करवाया था। गोद लेने की प्रथा, गोद निषेध प्रथा। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि गोद निषेध प्रथा किसने लागू की थी। डलहौजी ने गोद, सॉरी गोद नहीं है, ये गोद है, ठीक है, गोद निषेध प्रथा। गोद निषेध प्रथा का अंत यानी कि 1848 में हुआ था। किसने करवाया था, देखो डलहौजी ने करवाया था गोद निषेध प्रथा। अब इनके जो एरिया है ना, वो एरिया हम लोग एक बार सरसरी निगाहों से देख लेंगे कि इनके एरिया से कौन कौन से नवाब या कौन कौन से राजा प्रभावित हुए थे। तो सबसे पहले जो प्रभावित हुए थे वो थे हमारे कानपुर के दत्ते पुत्र थे, वो इनसे प्रभावित हो गए थे। झांसी की रानी थी, वो इनसे प्रभावित थी, ठीक है। और भी बहुत सारे इलाके हैं जो इनसे प्रभावित। नाना साहब है, ये भी हमारे आते हैं, ठीक है। तो नाना साहब जो होते हैं ये कानपुर से ये भी आते हैं, तो ये क्या थे हमारे दत्ते पुत्र थे, दत्ते पुत्र थे, तो इनको भी निषेध है। तो देखो इनका जो था ना डलहौजी की गोद निषेध प्रथा, ये राजनीतिक कारण में आता है कि गोद निषेध प्रथा जो थी वो कहाँ कहाँ पे लागू इन्होंने करी थी और इससे कौन कौन से एरिया प्रभावित हुए थे। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है और मैचिंग में भी मिलाने को दे देते हैं, तो उस पर हम निगाह डाल ले। गोद लेने की जो, देखो ये झांसी है, झांसी और नागपुर, एनसीईआरटीओ में, एनसीईआरटी यानी कि एनसीईआरटी की बुक्स में इनमें डेट जो है वो कुछ और मेंशंस है और बुकों में कुछ और डेट मेंशन है, ठीक है। यानी कि ये जो डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा थी 1848 में स्टार्ट की थी, और क्वेश्चन आ जाता है कि कब कब कहाँ कहाँ पे लागू हुई थी। तो देखो संतारा में 1848 में लागू हुई थी, जैतपुर में, सबलपुर में 1849 में, बघाट में 1850 में, उदयपुर में 1852 में, झांसी में 1853 में और नागपुर में 1854 में। तो ये जो झांसी और नागपुर में इसमें डेट जो है एनसीईआरटी में कुछ और दे रखी है, तो उसमें नहीं है। तो इन सब से भी तो क्या थे ना, हमारे नवाब लोग जो थे वो परेशान थे और यही इनका राजनीतिक कारण बना था। यानी कि राजनीति में पूरी तरह ये हस्तक्षेप कर रहे थे कि किसको राजा बनाना है और किसको राजा नहीं बनाना। अगर मान लो किसी कोई राजा और रानी है, उनका अपना बच्चा नहीं है और उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया है, बेशक उसके भाई का बच्चा हो, बेशक उसकी बहन का लड़का हो, चाहे कोई भी हो, इन्होंने अगर लड़के को गोद ले लिया है और वो राजा खत्म हो जाते हैं, तो वो जो राजा का जो राजपाट है, वो जो उसने बच्चा गोद लिया है वो उस तक नहीं पहुंचेगा। उसको क्या काम करेगी अंग्रेज की गवर्नमेंट, खुद हड़प लेगी, क्योंकि इसका कोई वारिस नहीं है। और जो उसने गोद लिया है वो निषेध कानून उन्होंने ऑलरेडी बना दिया है। तो ये राजनीतिक पहलू हो गए, जिसकी वजह से इनसे जो थे राजा महाराजा हमारे नवाब भी जो थे वो भड़क रहे थे और बम अभी भर रहा था और फूटने को एकदम 1857 की क्रांति बटैक से फूटा। तो ये राजनीति के कारण चले हैं जो आपको समझने हैं। एक और पॉइंट देख लेते हैं, ये राजनीतिक कारण में क्या पॉइंट उनका देखते हैं हम लोग कि पेंशन और उपाधियों का भी अंत कर दिया था, और उपाधियों का अंत, ठीक है। इनको भी हम लोग देख लेते हैं।
पेंशन और उपाधियों का जो अंत है वो भी करते जा रहे थे। अगर इनकी बात करते हैं कि नाना साहब जो थे वो दत्तक पुत्र थे, तो उनकी भी जो पेंशन थी उनका इन्होंने पूना संधि हुई थी, पूना संधि, ठीक है। मराठा संघ समाप्त, क्योंकि नाना साहब जो थे वो दत्तक पुत्र थे, इन्होंने 1818 पूना संधि, मराठा संघ समाप्त हो गया क्योंकि नाना साहब दत्तक पुत्र थे और उन्हें उत्तराधिकारी नहीं माना, ठीक है। एक कारण इनका ये हो गया राजनीतिक, ठीक है। 1852 में जमींदार इनाम कमीशन, इनाम कमीशन बैठाया जिसमें जमींदारों की जमीन को इन्होंने हड़प लिया, ठीक है, ये बैठा दिया। तो क्या हुआ था, जमींदार इनाम कमीशन बैठा के जमींदारों की, तो अगर हम राजनीतिक कारण देखें कि जमींदार लोग इसमें क्यों हिस्सा पार्टिसिपेट किया, तो उसके पीछे भी एक ये रीजन हो जाता है। अब हम देखते हैं सैनिक वर्ग को, कि सैनिक वर्ग के अंदर इतना आक्रोश क्यों हो रहा था। तो 1757 से लेके, देखो 1757 से लेके 1857 तक, ठीक है, तो ये 100 साल हो जाती हैं। और 100 साल के अंदर इनकी जो चली आ रही थी धीरे धीरे करके हर चीज पे अपना कब्जा जमाते जा रहे थे, हमारे धर्म में, हमारे समाज में, हमारी राजनीतिक में, हमारे जमींदारों में, हमारे किसानों में, इन सब में जमाते आ रहे थे। तो इन्हें 100 साल हो गए थे और 100 साल से ये आक्रोश अंदर ही भरा पड़ा था और ये फूटने को तैयार हो रहा था। तो जो सैनिक ये लोग भर्ती कर रहे थे अपनी सेनाओं में, ये लोग सैनिक हैं जो जा रहे थे, भाई देखो जमीन तो जो थी किसानों के पास रही नहीं, क्योंकि इतना कर वसूल कर रहे थे, जमींदार के ऊपर कर डाले थे कर, और जमींदार किसके ऊपर कर डाला था, वो अपने किसानों के ऊपर कर डाला था। और किसान के पास इतनी जमीन थी नहीं, क्योंकि अगर मान लो अकाल पड़ जाता था तो उसकी मदद कौन करता, जमींदार करता। जमींदार को कौन देख रहा था, अंग्रेज देख रहे थे। तो किसान यूं परेशान था कि उसकी जमीन जा रही है तो उसके पास करने के लिए कुछ है नहीं, तो वो अंग्रेजी फौज में अपना क्या कहते हैं वो भाग चला जाता था कि भैया मेरे घर को कमाने कमाने के लिए कुछ तो जुगाड़ मिलेगा, वो हो जाता था भर्ती। अब उस पे भी क्या था कि पहले जो ये सिपाही लोग होते थे ना, वो लोग क्या काम करते थे, खत के द्वारा अपने घर तक खबर पहुंचाते थे। उस पे भी इन्होंने अधिनियम, यानी कि उस पे भी इन्होंने पाबंदी डाल दी थी, यानी कि जो खर्चा होता था वो उसको खुद ही वहन करना पड़ेगा। अब इन्होंने और एक और कानून क्या लाग दिया कि इन्होंने समुद्र पार, यानी कि पहले ही लिखित में लोग क्या ले लेते थे भैया, लिखित में ले लेते थे ये कि साइन करो कि अगर हम आपकी पोस्टिंग जहां करेंगे आपको वहां जाना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ पे क्या पहले रिवाज था, रिवाज हमारे यहाँ पे ये था कि अगर हम लोग समुद्र पार कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इसके पीछे की कहानी भी भाई अजीब ही कहानी है। हम लोग हिंदू हैं, तो हिंदुओं में क्या था कि मांस पर को हम लोग हाथ नहीं लगाते थे। अब भाई तुम समुद्र पार जाओगे तो आपको जो भी खाने को मिलेगा ना वो तो तुम अपने आप से खा लोगे। तो आपको जब खाना पड़ेगा तो आपकी जमीन, आपकी जो बैठक है या आपकी जो बरादरी है, एक पर्टिकुलर नेम ले, अगर आपकी जो बरादरी है, आपकी जो कास्ट है, वो आपको क्या करेगी, निकाल देगी अपनी कास्ट से कि नहीं भैया हुक्का पानी बंद कर दिया, आप तो समुद्र पार चले गए, आपने पता नहीं क्या क्या खाया होगा। तो सैनिक यहाँ परेशान कि उसे तो जाना पड़ेगा, जब वो फौज में तो जाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा, उसके सामने क्या है, तो उसको तो धर्म परिवर्तन है। अच्छा, नस्ल के आधार पर भी इन्होंने अपनी सेनाओं में भेदभाव स्टार्ट कर दिया था कि ये पंडित है और ये क्या है, ये मतलब ये नीची कास्ट का है, ये ऊंची कास्ट का है। इस तरीके से इन्होंने भेदभाव करने शुरू कर दिए थे। तो पहले अंग्रेज लोग क्या काम करते थे ना कि पहले ये जाति के आधार पे कि भैया हमें पंडितों को इतना नहीं लेना, हमें इनको इतना लेना है, हमें दूसरी कास्ट को इतना लेना है। लेकिन जब इन्हें जरूरत पड़ी थी तो इन्होंने सारी कास्टों को भरना और उसके हिसाब से इन्हें कर लिया था। अब क्या था कि अंग्रेज सेना में जो सैनिक थे वो अपने धर्म के आधार पे वो करते थे, भाई हिंदू अपनी पूजा पाठ करेगा, मुस्लिम अपनी अल्लाह से जो करेगा अपने अल्लाह से करेगा, सिख अपनी पगड़ी रखेगा। उसके ऊपर भी इन लोगों ने क्या काम करा, पाबंदी कर दी। तो सैनिकों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। अधिनियम था 1854 में लगा दिया था, डाकघर अधिनियम, अभी बताया था आप लोगों को अधिनियम क्या था। तो ये सारी जो चीजें थी वो मिल के क्या हो रही थी, 1857 की क्रांति का आक्रोश पैदा कर रही थी। हिंदुस्तानियों के अंदर बहुत अंदर तक क्रोध भर गया था। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आ जाते हैं
हमारा जो मेन पॉइंट है वो हमारा मेन पॉइंट क्या होता है, हमारा मेन पॉइंट ये होता है, आप सब लोग अच्छे से समझना, स्टूडेंट जितने भी हैं सब अच्छे से समझ के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना। देखो हमारा पहले क्या था, कारतूस होते थे, ठीक है, ये कारतूस होते थे हमारे पहले, ये हमारी बुलेट होती थी। देखो ये हमारी बुलेट होती थी, इसमें क्या काम होता था, पहले पहले इसमें ये काम होता था कि इसमें इसको पोर्शन को खोलो, इसमें बारूद भरो और इसको कैप को लगाओ और फिर इसे चलाओ। ये ऐसे स्टेप से हमारी बुलेट होती थी। अब इसमें क्या था, कभी कम बारूद भर रहा है, कभी ज्यादा बारूद भर रहा है, कभी वहीं फट रहा है, तो उसमें टाइम भी बहुत लगता था। अब इन अंग्रेज लोगों ने क्या काम करा कि ऑलरेडी इसमें कारतूस को फिल्ड करके भेजा कारतूस को। देखो कारतूस को इनमें यहां तक इसमें इन्होंने बारूद को भर के भेजा, ठीक है। इसके ऊपर इन्होंने जो चमड़ी लगाई उसे दांत से फोड़ने वाली, वो गाय की और सुअर की, इन दोनों की चमड़ी को इन्होंने यूज किया। गाय की चर्बी हिंदू के लिए और सुअर की चर्बी मुसलमानों के लिए बहुत ही डिफरेंट है, मतलब इनको इनको दांत से निकालना पड़ता था और फिर इसे यूज करना पड़ता था। यहीं से ये लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब हम मेन क्रांति के ऊपर आ गए हैं कि ये मेन क्रांति है जो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, यहीं से मेन लड़ाई स्टार्ट होती है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान लोग दोनों हमारे थे, इसी में भर्ती हो रहे थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम ये चीज नहीं करेंगे। ये थी 1857 की छोटी सी क्रांति। लेकिन अभी इसका मेन पॉइंट अभी बहुत है, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी और जो वो उस टाइम के जो इतिहासकार थे वो सारे अंग्रेज थे। इसकी आपसे पृष्ठभूमि पूछी जाती है तो वो सारे जो इतिहासकार थे उस टाइम पे कौन थे, वो सारे अंग्रेज थे। तो उन लोगों ने क्या काम करा, इसे सैनिक विद्रोह का नाम दिया। स्वतंत्रता संग्राम किसी और ने कहा, मैं ब्रिटेन भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड क्या था हमारा, लॉर्ड कैनन थे, और लॉर्ड प्लममास्टर ब्रिटेन ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था। मुगल शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर सेकंड थे। और इनका जो यानी कि 1857 की जो क्रांति थी उसका जो चिन्ह था वो रोटी और क्या कमल और रोटी का चिन्ह था। और इसमें जो मेन कारण था वो चर्बी युक्त कारतूस था। और पहली घटना 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में हुई थी, ये मेरठ के अंदर है, जो मंगल पांडे ने अपने आधिकारिक जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और हत्या कर दी थी। और इसका जो पूर्वगामी जो कारण था वो 1857 का पूर्वगामी कारण था 1806 में बेलोर का जो सैनिक विद्रोह था। बेलोर में जो सैनिक विद्रोह हुआ था 1806 में, वो क्यों हुआ था कि वहां के जो सैनिक थे ना उनके ऊपर जातीय चिन्ह धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये 1857 की क्रांति के जो कुछ पहलू हैं वो हमने देखे हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसके स्वरूप को, जो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, कि जो इसका स्वरूप होता है, इसके स्वरूप को हम एक बार देख लेते हैं। इसके एक बार केंद्र को देख लेते हैं कि इसके जो मेन केंद्र हैं वो कौन कौन से केंद्र हैं जहां पर ये जो सैनिक विद्रोह है वो बहुत ही गहराई से उतरा था। उसके जो मेन केंद्र हैं उनको 1857 के क्रांति के ये प्रमुख केंद्र हैं। जो ये केंद्र हो गए हमारे, ये बहादुर शाह जफर थे। अब ब्रिटिशर्स को देखते हैं, यहाँ पे दिल्ली में इस क्रांति को दबाने के लिए निफलसन एम हंसन ब्रिटिशर्स थे। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे के नाम से भी है, तो कैम्बल था यहाँ पर ब्रिटिशर्स। अगर हम लखनऊ में देखते हैं तो बेगम हजरत महल है, कैंपरवाल है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व किया था और हरोज ने इसको दबाने की कोशिश की थी। इलाहाबाद में लियाकत अली है और कर्नल नील थे जिन्होंने दबाने की कोशिश की थी, दबाया था। फैजाबाद में मोहम्मद अहमद उल है और जनरल रैंड है। और फतेहपुर में अर्जी मुल है, ठीक है। अगर हम बरेली में देखते हैं तो बरेली में खान बहादुर खां है, जनरल रेंडर है। बनारस में लियाकत अली, कर्नल नील। और बिहार में कुंवर सिंह, इनको दबाने के लिए यहाँ पे टेलर्स हैं। तो ये थे हमारे केंद्र हैं जहाँ पे हमारा ये स्टार्ट हुआ था। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बुक्स हैं जिनको कहा है और ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, तो उन पे भी हम लोग एक बार निगाह डालते हैं अपने के इसमें क्या पूछते हैं हम लोग। जैसे बी डी सावरकर ने, तो राष्ट्रीय यानी कि अगर हम बात करते हैं बी डी सावरकर, बी डी सावरकर
इन्होंने इस विद्रोह को यानी कि 1857 के विद्रोह को स्वरूप अगर हम लोग देखते हैं, स्वरूप इसमें पूछ लेते हैं इसके स्वरूप में, इसे 3 पार्ट्स में हम लोग एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। इसके स्वरूप में हम 3 पार्ट में देखते हैं। एक तो है हमारा सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह। अगर हम शुरू की बात करते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बात है तो सैनिक विद्रोह जिन्होंने कहा था वो अंग्रेजी ही इतिहासकार थे, अंग्रेजी लोग थे, तो इन्होंने इसको सैनिक विद्रोह बोला था, जिसमें सर जॉन लॉरेंस है, सर जॉन लॉरेंस, और एक है हॉर्न्स। तो ये अंग्रेजी ही इतिहासकार हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह बोला था। इसमें जो सैनिक विद्रोह बोलने वाले हैं, इसमें कुछ हमारे हिंदुस्तान के भी इतिहासकार हैं जो ये बोल रहे हैं कि ये सैनिक विद्रोह है। भारतीय जो है वो सैयद अहमद खान है, ये आपसे पूछ लेते हैं, इनके बारे में भी आपसे पूछ लेते हैं। सर सैयद अहमद खान ने एक बुक प्रकाशित की थी, सर सैयद अहमद खान है, एक है और एक है दुर्गादास। सैयद अहमद खान दुर्गादास है। सर सैयद अहमद खान की एक बुक है असवाम आ बागवत आ हिंद, इन्होंने एक बुक प्रकाशित की थी जिसमें इन्होंने कहा था सैनिक विद्रोह 1857 के उसको। अगर हम राष्ट्रीय विद्रोह की बात करते हैं तो राष्ट्रीय विद्रोह के कहने वाले अशोक महंत, बेंजामिन डिज़रायली जो हाउस ऑफ कॉमन्स से थे, ठीक है, ये लोग थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के स्वरूप में सैनिक विद्रोह और राष्ट्रीय विद्रोह बोला।